बच्चों कल वाले में किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर लेना, पूछ लेना। क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी क्वेश्चन करना जरूरी है ना, कल के कंसेप्ट पे ही हैं सारे के सारे, तो आप लोग पूछते चलोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। तो जिसको जो डाउट है साथ में एक बार पूछ लो, तो मैं उसको इंक्लूड भी कर दूंगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ना। तो साथ साथ में वो एक एक दो लाइन उसके रिस्पेक्ट में बता दूंगा, तो आपको समझ आता चला जाएगा। A conductor has 14.4 into 10 to the power minus 19 coulomb positive charge. The conductor has 9 electron in excess या फिर 9 इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट, 27 इलेक्ट्रॉन या कुछ। तो पहले पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक्सेस वाले तो ऑप्शन हम वैसे ही काट देंगे कि एक्सेस वाला तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब या तो 27 इलेक्ट्रॉन कम है या फिर 9 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब देखो वो कैसे निकालोगे टोटल। ये एक फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, यानी कि क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ये चार्ज Q होगा। Q आपको दे दिया क्या, 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, माइनस सी कर दिया, माइनस 19 कूलाम। it should be equal to plus minus n into e. Charge on one electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्या है ये भाई? हाँ ठीक है। हाँ, और तो आपको n निकालना है। अब देखो नेगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वाला पार्ट ले लेंगे और n की वैल्यू निकालनी है। तो आपको n निकालना है। n इज इक्वल टू 14.4 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 to the power माइनस 19। तो माइनस 19 और माइनस 19 के पावर तो खत्म हो गए। आंसर क्या आया? 14.4 डिवाइडेड बाय 1.6। तो 14 को आप डिवाइड कर रहे हो 1.6 से, तो हम डिवाइड भी नहीं करेंगे। हमें ये पता है कि 14 को अगर 1 से ग्रेटर देन वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 14 से तो छोटी वैल्यू आएगी। अब 27 क्योंकि 14 से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही होगा। तो डिवाइड भी नहीं करना। कुछ बच्चे डेसिमल में डिवाइड करने लग गए होंगे, तो मजदूरी करने से बचना है भाई, है ना। मजदूरी नहीं करेंगे। हमें पता है कि 14 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, 14.4 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 14.4। और अगर 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो इट शुड बी लेस देन 14.4। तो कौन सा ऑप्शन है? डी है, बस खत्म। ऐसे करेंगे, ठीक है। कितने बच्चों को ये समझ आ गया क्वेश्चन? मतलब कितने को डाउट वाले? समझ तो आ गया होगा। डाउट वाले बताओ। आंसर तो आप लोगों ने बहुत में दिया है, शाबाश। ठीक है, ऐसे करते चलेंगे, मजा आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वही आंसर है 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई दिक्कत नहीं आया। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास Q की वैल्यू दे दी गई है -1 कूलम्ब। ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या था? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। सर इसका आंसर 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। हाँ बेटा, 1.1 डिवाइडेड बाई ये करोगे तो वही आएगा। कितना, क्या बताया आपने? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कुल, हाँ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही कुछ आएगा। 10 टू द पावर 18 में ही आएगा। 6.25 आएगा या 3 पॉइंट समथिंग, देखते हैं क्या आएगा। 6 ही आएगा। ओके, 1/1/1.6 है। सही है आपका आंसर बच्चे। करो भाई। क्यू की वैल्यू दे दी है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैंने लिख दिया, ये होता है। और फॉर्मूला क्या था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, कि इट शुड बी प्लस माइनस एन ई। अब देख लो, वही वही प्रोसेस लगाओ और आंसर आपका आ जाएगा। जिनका पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ था वो एक बार ट्राई कर लो, जिनका हो गया था उनका वो भी ट्राई कर लो। कुछ नहीं करना, जस्ट डिवाइड इट। एन निकालना है, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q की वैल्यू आपको दे ही रखी है 1 कूलम्ब है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, कर लो इसको। 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18। भाई ऊपर गया तो प्लस का 19 हो जाएगा, उसमें से एक जीरो उठा के इधर कर लिया, तो 10 डिवाइडेड बाय 1.6। देख लो अभी कितना आएगा।
हो गया? ठीक है, ये होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा 1 कूलम चार्ज। और अब तक हम क्या देख रहे थे, चिल्ला चिल्ला के जो गलत बात बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नहीं, ये गलत बात थी। और इसके लिए हम लोग करेक्शन कर लेंगे बच्चों कि 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है 1 कूलम, ये बात सही है। और दूसरा 1 कूलम भी होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, तो गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती को सुधारना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गलती हो जाती है, मैं दूसरे बैच में पढ़ा रहा था तो मुझे याद आया कि मैं आपके बैच में 3 पॉइंट ये बता के निकल गया हूँ। ठीक है, तो ये गलत हो गया था भाई। उसको सब बच्चे ये देख के चलो कि वही जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये आ गया 1.6 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये और भी ज्यादा बड़ा नंबर है ना? उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम में। चार्ज ऑन दिस मैनी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल था, आ जाएगा आंसर। सिमिलर कर दिया है इधर, बट दिस इज 6.25, तो हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे इस फिगर को, बट कर दिया गया है इधर जिनने सोल्व किया। बताओ अब, सेम चीज मान के चलो इसको, सेम चीज मान लो जैसा हमने एम्बर और सिल्क क्लॉथ के लिए देखा था। तो यहाँ पे मानते हैं अपन लोग कि ग्लास रॉड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिल्क क्लॉथ। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, तो क्या होगा? अज्यूमिंग दैट सिल्क क्लॉथ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी बोल रहे हो आप, गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। तो ग्लास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को सिल्क को दे देगा, है ना? ऐसा होगा। ग्लास की रोड मान लो, इसको रब किया आपने सिल्क के क्लॉथ के साथ, तो सिल्क जो था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो क्या करेगा, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो छीन लेगा, तो ओवरऑल सिल्क हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रोड हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ एट द एंड कि ग्लास रोड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया सिल्क पे, और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया ग्लास रोड पे। तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब बताओ, इसमें इसमें हैंड रेज कर लो, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। जिनको इसका आंसर आता है वो हैंड रेज कर लो, 2-3 बच्चों से पूछ लेंगे, सबको क्लियर हो जाएगा फिर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन? इंडक्शन और कंडक्शन के द्वारा किए गए मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने पढ़े थे ना। कंडक्शन क्या था, बाय वर्च्यू ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, और इंडक्शन क्या था, बाय द प्रेजेंस ऑफ सम हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव चार्ज, उसके प्रेजेंस से हो रहा था। ठीक है, जिन जिनको इसका आंसर आता है वो हैंड रेज कर लो बच्चों, 1-2 बच्चों से पूछेंगे तो आप सबको क्लियर हो जाएगा। सात्विक बताओ। सर इसमें मेजर डिफरेंस होता है कि जो इंडक्शन होती है तब होती है जब दो बॉडीज को क्लोज कांटेक्ट में लेकर आते हैं, और इंडक्शन तब होती है जब वो थोड़ी दूर होती हैं बॉडीज, और इंडक्शन में सेम साइन का चार्ज ट्रांसफर होता है वन बॉडी से अनदर को, और इंडक्शन में डिफरेंट साइन का चार्ज ट्रांसफर होता है वन बॉडी से अनदर अनदर बॉडी को। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वो करूंगा करेक्शन, बाकी आपने मोस्टली सही बताया है। और कोई बच्चा है जो डिफर कर रहा है इनसे? हाँ साहिल बताओ बच्चे। सर इंडक्शन में जो बॉडी चार्ज देती है वो अपना चार्ज लूज नहीं करती, कंडक्शन में वो अपना चार्ज लूज कर देती है। सही है, सही है, शाबाश। और कोई बताएगा कुछ? ठीक है, तो इन दोनों ने सही बताया भाई, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली 3 यही चीजें होती हैं। पहला क्या, इंडक्शन, और इधर कर लेते हैं ड्रॉ एक बार, तो जिनको नहीं आ रहा वो यहाँ से चित्र देख के समझ आना। कंडक्शन, यहाँ इंडक्शन। पहला पॉइंट इधर क्या है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट, इधर फिजिकल कॉन्टेक्ट होगा, इधर नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है कंडक्शन में कि सेम टाइप ऑफ चार्ज इंड्यूस होगा।
इधर अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। सात्विक आपने बताया था ना, आपने बताया था कि चार्ज वो हो जाएगा, अपोजिट नेचर का चार्ज कंडक्ट हो जाएगा, Yes, तो वो sir. इंड्यूस होगा बच्चे, बस यही करेक्शन था। इंड्यूस का इंडक्शन से आ रहा है, इंड्यूस मतलब कि उसके प्रेजेंस की वजह से, बस इतना सा था, माइनर चीज था और कुछ। और थर्ड वन क्या है बच्चे इसमें, कि ये जो चार्ज है ना, जो ऑब्जेक्ट जो चार्ज करेगा वो लूज करेगा। अब इसको लिखेंगे नहीं, बस ऐसे समझ लो कि कंडक्शन में जिस ऑब्जेक्ट की मदद से आप ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हो, तो वो अपना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ चार्ज ट्रांसफर होगा और यहाँ इंड्यूस होगा। तो इंडक्शन में चार्ज लॉस नहीं होगा जिससे आप इंड्यूस कर रहे हो, और इसमें चार्ज लॉस हो जाएगा, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चला गया। मान लो ये रॉड थी, इससे इंड्यूस होके ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे चला। इधर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, इसके जस्ट प्रेजेंस से अलग रिडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, मेरे 3 डिफरेंस ही है, वो यहाँ लिखे हुए। ओके, बताओ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बता दो। If a charged body is placed near a neutral conductor, will it attract the conductor or repel it? इसके बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे ये कूलम्स लॉ। कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर क्या हो सकता है बच्चों, आपको जो बता रहा था मैं, थर्मल कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात करते हैं। कोई न्यूट्रल कंडक्टर है तो उसको ऐसे ड्रॉ कर ले, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, अब ये न्यूट्रल है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो अब मुझे, अरे यार ऐसा नहीं करते, इसको कलर चेंज कर लेते रेड रेड में। तो अब ये बताओ कि क्या पूछ रहा है ये, अगर आप इसके पास लेके आते हो चार्ज बॉडी को, तो क्या वो इसको अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी? सर अट्रैक्ट 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 करेगी। ठीक है, जिनको रिपेल लग रहा है वो रिपेल भी बोल दो भाई, रिपेल करेगी। ठीक है। अब देखो क्या था कि बिकॉज सर पॉजिटिव विद द चार्ज भी हेल्प था ऑफ और इंडक्शन होगा ना इसमें अनचार्ज बॉडी में। हाँ, अभी न्यूट्रल कंडक्टर था, तो कंडक्टर के बारे में मैंने आपको खास बात क्या बताई थी कि इट शुड हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो थ्रू आउट द डोमेन मूव कर सकते हैं, है ना, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब देखो मैं लाता हूँ चार्ज बॉडी, सपोज करते हैं अपन लोग पॉजिटिव चार्ज ही ले आते हैं इसके पास। चार्ज बॉडी का मतलब है कि हैवीली चार्ज पॉजिटिव बॉडी जो कि इंडक्शन करा सके, ले आया जी। अब इसकी मदद से क्या होगा कि नेगेटिव जो चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज पे इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा बिकॉज इट इज पॉजिटिव। तो ये वाला जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके का हो जाएगा, देखो इसको रीड्रॉ करते हैं। नेगेटिव वाले जो थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा जो कंडक्टर है, और पॉजिटिव चार्ज जो था अपना वो क्या करेगा, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो अब नेट चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसमें। अब ये रिडिस्ट्रीब्यूशन इसी को तो बोलते थे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे इंडक्शन हो गया। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है ये वाला, ये तो हो रहा है अट्रैक्ट इसकी तरफ, और जो ये प्रोटॉन्स है या फिर जहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज, वो क्या कर रहा है, रिपेल हो रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो यहाँ पे तो आ रहा है रिपल्सिव फोर्स, ये तो सारे ऐसे रिपेल हो रहे हैं, और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, दे आर अट्रैक्टेड, यहाँ पे ये हो रहा है अट्रैक्ट। तो अब बताओ कि नेट चार्ज जो आएगा वो रिपल्सिव आएगा कि अट्रैक्टिव, वही इसमें क्वेश्चन है कि वेदर इट विल अट्रैक्ट और रिपेल। भाई देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो वही है क्योंकि न्यूट्रल थे सारे इलेक्ट्रॉन्स,
सारे के सारे एटम न्यूट्रल थे, तो उनके जितने एटम्स के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उतने ही तो पॉजिटिव, तो यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का नंबर तो बराबर है। मान लो यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर ये पॉजिटिव चार्ज भी 50 ही है। बट अब अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे डिसाइड करोगे? ये जो पॉजिटिव चार्ज है 50 इलेक्ट्रॉन्स को ही अट्रैक्ट कर रहा है और उसके बराबर 50 पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, इसमें सिंपल सा ये फंडा है कि इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रॉन है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पास में है कि पॉजिटिव चार्ज पास में है? नेगेटिव। तो जो पास में होगा वो ज्यादा मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट होगा, है ना। जो चीजें पास में होंगी वो ज्यादा मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट होंगी। देखो जनरली जो भी हमारे जो फोर्सेस होते हैं, जैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो था, उसमें क्या था, G(m1 m2) अपॉन r²। ठीक है बच्चों, तो जितना r कम उतना फोर्स ज्यादा, है ना। ऐसा ही यहाँ पे यूज होगा, सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ ही यहाँ पे आता है, उसका नाम है कूलम्स लॉ। तो उससे इसका आंसर आएगा, बट उसको स्टार्ट करने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया गया था। कंडक्टर का मतलब क्या, देखो कंडक्टर से हमें पता चलता है, ये स्पेशली वर्ड इसलिए यूज किया गया जस्ट टू स्पेसिफाई प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि भैया पूरे डोमेन में ये पॉसिबल है रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, तो बच्चों जिन्हें बोला था ना अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, बिकॉज जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके कंपैरेटिवली पास में है। हाउएवर स्मॉल द डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो बहुत कितना भी छोटा हो, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, है ना। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो इसलिए नेट फोर्स आया वो अट्रैक्टिव आया, और इसलिए इलेक्ट्रिकली इनिशियली न्यूट्रल जो कंडक्टर है उसको कोई भी एक्सटर्नल चार्ज है वो अट्रैक्ट ही करेगा। इसका अपोजिट सिचुएशन भी हो सकता था, अगर ये चार्ज पॉजिटिव की वजह नेगेटिव रहा होता तो क्या होता, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाते, इधर नेगेटिव, तो भी अट्रैक्ट करता, क्योंकि पॉजिटिव वाले नेगेटिव के पास में हो जाता, तो वो कंडीशन थी। ठीक है, चलें आगे। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको ये तो बता दिया, अभी तो आपने मेरी बात मान ली कि सर आप ये बोल रहे हो कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पास में है इसलिए ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, और पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा दूर है तो रिपल्सिव फोर्स कंपैरेटिवली कम रहेगा। ठीक है, मान ली, तो इसको क्वांटिफाई, बस इसी बात को क्वांटिफाई करना है, यानी इसी का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है। वही किन्होंने बताया, किन्ने बताया, साइंटिस्ट थे कूलम्ब, उन्होंने। देखो बच्चों यहाँ इसका सॉल्यूशन है, इंग्लिश में लिखा है, बाद में आएंगे इस पे, या फिर घर पे देखना है इसको। ठीक है, फिर उनके नाम पे आया कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ जो है वो भी यही बोलता है कि क्या, कि पॉजिटिव जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो मैग्नीट्यूड है, देखो Q1 Q2, मैं बोलता हूँ कि दो चार्ज है बच्चों, पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज ये है, अरे ड्रॉ हो जा भाई, हाँ ये ऐसे पास में फिगर्स में आता है उसमें दिक्कत करती है। ये चार्ज है Q1, एक और चार्ज है Q2। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में फोर्सेस होंगे, मान लो ऐसा और एक ऐसा। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर कर रहे हैं, तो Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज है और Q2 हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो एक फोर्स लगेगा इस पे, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी के बराबर फोर्स लगेगा इस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं ये बोल देता हूँ फोर्स F अप्लाइड ऑन 1/2, तो F12 बोल दिया इसको, ये बोल दिया F अप्लाइड ऑन 2/1, तो F21, दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। अब जो कूलम्ब्स थे उन्होंने क्या बोला कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F12 या F21 इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। जितना बड़ा चार्ज होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, तो लॉजिकल भी लग रहा है कि भाई ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जैसे कि जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, इसलिए उसका वेट ज्यादा, है ना। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि Q1 जितना ज्यादा, Q2 जितना ज्यादा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा, पहला असम्पशन। दूसरा क्या, कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब r² क्या है बच्चों, r इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड एज r।
तो ये इनके बीच की दूरी, सेंटर टू सेंटर दूरी। अब पॉइंट चार्जेस हैं तो पॉइंट चार्जेस का कोई सेंटर नहीं होता, पॉइंट चार्जेस देमसेल्व्स आर सम लोकेशन। तो उनके बीच की जितनी भी दूरी है वो दूरी आ गई क्या, आर। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच की दूरी आर है और उनका मैग्नीट्यूड एक का Q1 है, एक का Q2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके सेपरेशन के स्क्वायर के। तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर का वेरिएशन है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस टाइप के काफी सारे वेरिएशन आपने देखे होंगे, जिसमें एक है चार्ज के बीच का अट्रैक्शन, दूसरा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी को इकट्ठा करके लिखोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और फिर लिख दो कि सर अब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहता हूं तो मैं कोई कांस्टेंट लिखूंगा तो इक्वल लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारे एजम्पशंस को इकट्ठा करके बनाया तो निकल के आया क्या, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इसमें देखो कुछ भी नहीं है, पहला तो ये कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट होगा वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। तो सीधी बात है, जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। उस जो उनका सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होगा, तो वो भी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि नीचे आर स्क्वायर आ गया। और के तो क्या है, के की जगह के लिख रहे हो, कुछ और लिख दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन सारी बातों को इकट्ठा लिखा। तो जो हमने ये पिछले में देखा था ना ये वाला कि भैया रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर वेरिएशन कैसा आएगा, तो वो यहाँ से उसको क्वांटिफाई कर दिया कि चार्जेस जो है हमारे उन पे फोर्स कैसे लगेगा। अब देखो बच्चों, जिनकी दूरी ज्यादा होगी उन पे क्या लगेगा, फोर्स कम, और जिनकी दूरी कम उन पे फोर्स ज्यादा, है ना भाई। आर की वैल्यू बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर और भी बढ़ा तो ये कम हो जाएगा, और जब आर की वैल्यू कम आएगी यानी दूरी कम होगी तो फोर्स होगा ज्यादा। तो इसलिए देखो जब यहाँ पे आप ड्रॉ करने लगोगे तो मान लेते हैं ये एवरेज है, तो इनके बीच की दूरी जो है ये वाली कम है एज कम्पेयर टू ये वाला। तो जो दूर होगा उनका फोर्स, हाँ रिपल्सिव फोर्स आ रहा है बट वो दूर है जी, तो जो फोर्स आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर जितना बड़ा तो आर इस केस में ज्यादा है भाई, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो R2 बड़ा है तो जो ये फोर्स आएगा दैट विल बी लेस इन कंपैरिजन टू द फोर्स दैट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम R1। तो R1 का स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो जो नजदीक होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो दूर होगा वो कम फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर आपने जो भी इसको आंसर का वो बताया ना रीजन, उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। स्क्वायर का क्या रीजन, क्या बताया स्क्वायर का, कोई यस सर, रीजन जो नहीं आपने बताया। पिछले क्वेश्चन में बताया था अट्रैक्टिव एंड रिपल्शन वाले में, उसको आपने क्या आंसर एक्सप्लेन किया, हाँ हाँ हाँ, वो बता देता वो हूँ। बता। देखो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन तो समझ आया ना, इंडक्शन से हो जाएगा, यस सर। फ्री इलेक्ट्रॉन से इंडक्शन से। अब देखो बच्चों इसको एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ, मैं वहीं रीड्रॉ करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ बना रहा हूँ इसको, देखो तो ये जो कूलम्स लॉ है ये किन के लिए एप्लीकेबल है, पहला तो पॉइंट चार्जेस के। तो मैं बोलता हूँ ये, ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं जो पहला बॉडी था जो चार्ज इंड्यूस कर रहा था, ऐसे उसमें पॉइंट चार्जेस होंगे बहुत सारे। ठीक है, दूसरा वो था जिसमें चार्ज इंड्यूस हो गया है, तो जिसमें चार्ज इंड्यूस हुआ मान लो ये पॉजिटिव चार्जेस थे, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। अब इसमें इधर क्या आया, इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब और इधर इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गए, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके दूर चला गया और इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, ये तो इंडक्शन हो गया। अब देखो आप यहाँ पे देखो कि ये कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द ये वाला, ये जो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो मान लो इसमें से रैंडमली दो पॉइंट चार्जेस ले लेता हूँ, एक ये एक, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आर के, ये आर है सेपरेशन, तो इस जो फोर्स लगेगा दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इसी पॉइंट और इसके बीच में लूं तो आर जो आएगा ये R1 आ रहा है, मान लो R1 जो ज्यादा दूर है, इस केस में R1 इज ग्रेटर देन R, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r1 स्क्वायर के। तो अब इसमें से बताओ कि ये जो F डैश है या F1 है, इसमें F1 बड़ा होगा कि F बड़ा होगा, भाई जब R इसका R जो है वो छोटा है तो F बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू F1। तो F लग रहा था ये नजदीक वाले चार्ज की वजह से और F1 लग रहा है दूर वाले चार्ज की वजह से, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो F था, वो बड़ा था, F1 जो था वो फोर्स ऑफ रिपल्सन था। तो ऐसे ही जब आप हर एक पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो जो समेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज आएगा जो कि नेगेटिव की तरफ से आ रहा है वो आएगा फार ग्रेटर देन फोर्सेज ऑफ रिपल्सिव जो रिपल्सन की वजह से आ रहा है।
तो इस रीजन की वजह से जो है जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो आउटलाई कर जाएगा किसको, नेट रिपल्सिव फोर्स को। ऐसा होगा। यस सर, थैंक यू सर। जी ठीक है। अभी देखो पॉइंट चार्जेस के लिए इसमें स्पेशली मैंने दोबारा एम्फसाइज ये भी किया जिन आप सब बच्चों के लिए कि 2 पॉइंट चार्जेस है ना, बार बार पॉइंट चार्जेस, तभी हमने एक रैंडमली सेलेक्ट किया था इधर से और एक एक करके कर रहे थे। तो ऐसा आप कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th में पढ़ा होगा, जब सारे के सारे कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर दोगे और उनको एल्जेब्रिक सम कर लोगे। एल्जेब्रिक सम क्यों करेंगे बच्चे, क्योंकि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे, है ना मैग्नीट्यूड का। और वैसे फोर्स का करोगे तो फोर्स का वो होगा वेक्टर सम, बट अपन लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए समेशन कर लो सारा, तो जब आप ओवरऑल सम करोगे तो नजदीक वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, दूर वाले कम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को दिल दिमाग खून में मिला लो, इसको फॉर्मूले को, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, रटना है। अब देखो इस फॉर्मूले के बारे में कुछ खास चीजें हैं, वो क्या है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई कर रहा है, बट देखना ये जनरलाइज होके ऑब्जेक्ट्स में भी लगने लगेगा, है ना, वो हम मान लेंगे। अगर मैं बोल दूं आपको जैसे कि रिजिड बॉडीज है बच्चों, रिजिड बॉडी है, मैं बोलता हूँ कि इस फोन का, ये फोन है, इसका जो वेट है या इसका जो मास है वो 170 ग्राम्स है। तो 170 ग्राम्स को मैं कहाँ अज्यूम करता हूँ, आई अज्यूम इट टू बी एट द सेंटर ऑफ मास। भाई सेंटर ऑफ मास नाम की कोई चीज होती है ना किसी रिजिड बॉडी में, जो अब हमने लॉज ऑफ मैकेनिक्स पढ़े थे वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल थे, बट हमने उनको जनरलाइज कर दिया ना, बॉल इज फॉलिंग है, बॉल भी गिर रही है, बंदा भी गिर रहा है, पैराशूट भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो जनरलाइज क्यों हो गई, बाय अज्यूमिंग दैट द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। और वो जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पॉइंट है, और हमने अज्यूम कर लिया कि जो पूरी की पूरी रिजिड बॉडी थी उसका जो मास था वो अज्यूम था उसके सेंटर ऑफ मास पे। सिमिलरली यहाँ भी चार्ज के लिए जो लॉ, कूलम्स लॉ है, दैट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, बट इसको जनरलाइज करके वी विल अज्यूम दैट दिस द होल चार्ज ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। तो उधर ही उसको अज्यूम कर लेंगे और फिर वो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये करने वाले हैं हम लोग। कभी कभी नहीं भी होगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, वो देखना कब होगा, बट मोस्ट जब जनरलाइजेशन करेंगे ऑब्जेक्ट इज चार्ज लाइक दिस, ऑब्जेक्ट बी इज चार्ज, अब देखो पॉइंट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो ऐसे हल्के से आ जाएगा, तो वहां ये इनहेरेंट अजम्पशन रहेगा। अब देखो कूलम्स लॉ के हम देखते हैं पहले अजम्पशंस कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो ये देख लिया कि 2 पॉइंट चार्जेस मतलब 2 चार्जेस के बीच में एप्लीकेबल। अगर 2 से ज्यादा में लगाना है तो यू हैव टू डू द कॉम्बिनेशन वाला थिंग। द फोर्स acting on one point charge due to other point charges always along the line joining the two charges। तो ये होता ही है, सबके लिए होता है, ये जनरल लॉ है कि जितने भी अपने बॉडी फोर्सेस होते हैं उनके लिए कि कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये लाइन था, इस पे इधर इसी लाइन के अलोंग, इस पे इधर लाइन। ठीक है, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, जैसे कि 2 चार्जेस हैं, या तो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, तो दोनों पे रिपल्सिव भी होगा या दोनों पे अट्रैक्टिव भी होगा। बट अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो डायरेक्शन है, जैसे मान लो इस पे लग रहा है रिपल्सिव तो इधर लेफ्ट में, इधर एक पे राइट में, एक पे लेफ्ट में। अट्रैक्टिव लग रहा है तो एक पे इधर, एक पे इधर, तो इनका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है इसका। The force is conservative in nature. That is, work done by electrostatic force in moving a point charge along a closed loop of any shape is 0। ये चीज अभी होल्ड कर लो, इस चीज को होल्ड कर लो। जब आपको ये पढ़ा दूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तब आपको ये बात समझ आएगी कि व्हेन वी मूव अलोंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग हम मूव करते हैं तो वर्क डन का जो कंसेप्ट है वो क्या रहता है। अभी के लिए ये मान लो कि अगर ये पॉइंट चार्ज ए है और ये पॉइंट चार्ज बी है, ठीक है, तो अब ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर पॉइंट ये बी जो है घूम घाम के ऐसे फिर आगे फिर से वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो नेट वर्क डन जो होगा वो 0 रहेगा। यानी कि इसने कुछ भी वर्क डन ना तो किसी से करवाया रहेगा, ना इस पे किसी ने किया रहेगा। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड या फिर कंजर्वेटिव नेचर बोलते हैं इसको, कि जब आपका जो फोर्स है या फिर वर्क डन है वो डिपेंड केवल आपके पोजीशन पे करे विद रिस्पेक्ट टू सम अदर चार्ज या किसी अदर डेटम से, तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए चार्ज है, इसकी वजह से जो पॉइंट बी चार्ज है
अगर बी को घुमा के लेके आ रहा हूँ, ऐसे घुमा फिरा के बी सेम लोकेशन पे आ जाए जहां से चला था, यानी कि ए से इनिशियल दूरी उसकी 2 मीटर थी मान लो, और घूम फिर के फिर भी 2 मीटर ही रह गया, तो उस पर नेट वर्क डन 0 रहेगा। तो ये मान लो, ठीक है। अभी के लिए बहुत अच्छे से समझ आएगा व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वहां पे आपको ये अच्छे से समझ आएगा। Since the force is a central force, in the absence of any other external force, angular moment on one particle with respect to other is conserved. तो वही जैसे फोर्स कंजर्व था ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, ये भी समझ आएगा जब हम इसका वर्क डन वाला एस्पेक्ट देखेंगे पोटेंशियल के तक। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है बच्चों, केवल और केवल ये फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब K क्या है, K है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में ये चार्जेस प्रेजेंट होंगे उस मीडियम की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको मैनिफेस्ट क्या करता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 4 पाई क्या है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो हमें पता ही है 3.14 होता ही है, ठीक है। या फिर मोर एक्यूरेट देखते हो तो पाई का ये पता है सबको कि किसी भी सर्कल का डायमीटर, सर्कल का सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो उसी को बोलते हैं पाई। पाई का बेसिक डेफिनेशन वहीं से आया, बट जनरली हम क्या लेते हैं 3.1415, ऐसा आगे बढ़ते जाओ जितना ही, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है तो कितना भी बढ़ाते जाओ, जितना आपको एक्यूरेसी चाहिए उतने लेवल की इसमें वैल्यू डाल दो। तो 1/4 पाई ये वाला पार्ट तो हो गया कांस्टेंट। एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ये डिफाइन करता है परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको और डिटेल में समझेंगे, और लेकिन इसको अभी मानो कि ये परमिटिविटी होती है, एंड दिस इज समथिंग, वो ये डिफाइन करता है कि मीडियम डिपेंडेंट है, कि कौन से मीडियम में कितना फोर्स लगेगा। एयर के लिए कुछ हो सकती है, वैक्यूम के लिए कुछ हो सकती है, कोई अगर आपने बीच में प्लास्टिक रख लिया, मान लो कोई प्लास्टिक की फिल्म रख दी, उसके बीच में 2 चार्ज रख दी, तो वहां पे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अलग आएगी। तो कुल मिला के बात क्या आई समझ में, कि जो के की वैल्यू है दैट इज मटेरियल डिपेंडेंट, अलग अलग मटेरियल मिलेगा तो के मुझे अलग अलग मिलने वाला। अब देखो एप्सिलॉन नोट लिखा मैंने, एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ एप्सिलॉन नोट इज स्पेसिफिकली फॉर फ्री स्पेस, यानी कि या तो एयर के लिए भी उतना ही मान लेते हैं या फिर फ्री स्पेस के लिए, और उसकी वैल्यू रहती है 8.855 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू रहती है, ये आप याद कर लो, और मैं तो ये कहूंगा ये भी मत याद करो, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की ही वैल्यू याद कर लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये यूज होगी। तो इस वैल्यू को 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को। तो ये सॉल्व्ड लिखा है, इसी को ये रट लो, डाल लेना। अगर मीडियम बहुत रेयरली चेंज होता है नीट के क्वेश्चंस में, वो चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन ऐसे करके डालते हैं, तो एप्सिलॉन जहां दिया होगा वहां उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म में इसी लो को लिखोगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी पूरा का पूरा क्रक्स वो ये है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बात आई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दूसरी बात क्या आई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम रैंडम कांस्टेंट एंड व्हिच इज मटेरियल डिपेंडेंट। जिस मटेरियल में फोर्स जो चार्जेस होंगे उस पर डिपेंड करेगा, उसकी जो ये होती है परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8.855, और ये वैल्यूज डाल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को इकट्ठा सोल्व करोगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ आती है, ठीक है। अब परमिटिविटी क्या होती है ये आपको और डिटेल में समझाऊंगा, या तो मैं अभी समझा दूंगा, या ये ज्यादा आप कैपेसिटेंस में जब अपन इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका ज्यादा डेप्थ में इस्तेमाल आएगा, वहां और अच्छे से, ठीक है। बढ़ूं आगे, अभी के लिए याद रख लो कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर। यस सर। यस सर। है ना। देखो अभी डिस्कस करने में नुकसान ये है बच्चों कि अभी पढ़ाऊंगा बहुत हैवी हो जाएगा, वहां पे इसी का यूज आएगा तो अच्छे समझ आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखो क्या आप कर पाओगे, यस सर। करो।
यहाँ पे assumption ये रखना है कि मटेरियल को चेंज नहीं किया गया, मतलब जो k की वैल्यू वो फिक्स रहेगी दोनों केस में, और फॉर्मूला यही लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एक बार लगा सर जो लो न्यू फोर्स होगी वो 16 टाइम्स हो जाएगी पुरानी फोर्स। हाँ, अभी और बच्चे भी करो भाई, सब लोग बताओ करके, ठीक है। सात्विक अभी देखते हैं बच्चे, शायद सही है आपका आंसर, बट लेट अस वेट फॉर सम अदर गाइस टू सॉल्व। करो भाई करो, देखो निकल गए बच्चे अब देखो सरेंडर होने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी, जो लास्ट तक रुक जाएंगे उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, मतलब पढ़ते रहते हैं उनका हो ही जाता है यार। Two particles having charges q1 and q2 when kept at a certain distance, ठीक है, certain distance हम r मान लेते हैं, exert a force f on each other, f force exert किया when they are at some distance r, ठीक है। तो केस 1 ले लेते हैं जब फोर्स f है और डिस्टेंस r है। केस 2 में क्या बोला इन्होंने, क्या बोल रहे बच्चे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हाफ मतलब क्या कि जो पहले था उसका आधा, यानी r/2 डिस्टेंस हो गया दूसरे केस में, और फोर्स क्या होगा, एंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड, फोर्स था और पहला चार्ज q1 था दूसरा q2 था, लेकिन अभी क्या कर दिया 2q1 यानी डबल कर दिया, और 2q2 चार्ज भी डबल हो गया। अब बोल रहे हैं फोर्स बता दो f2 क्या रहेगा, ठीक है जी, हम कैलकुलेट कर लेंगे। f2 इज इक्वल टू q1 q2, अब चार्ज पहला चार्ज क्या है 2q1 इंटू दूसरा चार्ज 2q2 क्योंकि डबल चार्ज है, अपॉन r डिस्टेंस सेपरेशन, तो सेपरेशन क्या है r/2, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और k तो था ही एज इट इज, k तो मटेरियल डिपेंडेंट है तो वो मटेरियल चेंज नहीं किया तो उतना ही रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 4, ठीक है, 4q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाय 4, अब ये 4 ऊपर जाएगा बच्चों, तो 4 × 4 16 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और k भूल गए थे k भी रहेगा इसके साथ में, तो k q1 q2 r स्क्वायर, ये तो मुझे पता है कि f था, यही तो था भाई k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो इसको लिख दूं 16f, तो दिस मीन्स कि सेकंड केस में जो फोर्स आएगा वो पहले वाले केस के 16 गुना होगा, ये 16 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, फॉर्मूले में जो जितने भी वैल्यूज थे उनको अलग अलग तरीके से पुट कर लो। कितने बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है, इंग्लिश समझने में या क्वेश्चन करने में इंग्लिश के हिसाब से? शर्माना नहीं है यार, कोई अंग्रेज पैदा नहीं हुआ है, अपना देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तानियों का है, हिंदी स्पीकिंग, मतलब हिंदू नहीं, हिंदी स्पीकिंग पीपल का है, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज भी हिंदी है, तो इसमें शर्माना क्या है, कोई इधर अंग्रेज का बच्चा नहीं है भाई। तो इंग्लिश में आती है दिक्कत, मुझे खुद आती थी यार, और आप में भी बहुत सारे बच्चों को आती होगी, बट आप लोग बता नहीं रहे, जो बोल रहे हैं दिक्कत आती है, दे हैव रियल गट्स ना, वो बोलने का दम होना चाहिए। सबसे पहला, इफ यू वांट टू करेक्ट समथिंग देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, जैसे मैंने आज क्लास में आया, मैंने बोला बच्चे मैंने गलत बता दिया था, बाद में मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलती हो गई, तो पहले मैंने एक्सेप्ट किया ना कि गलती हो गई, तो फिर हमने करेक्ट कर लिया, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार सर से गलती हो गई, तो कोई बात नहीं, सर ने करेक्ट कर दिया, ऐसा चलता है। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करेक्शन इज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। तो ठीक है भाई, वरुण जी को दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे और भी होंगे, तो अगर आपको इंग्लिश लेवल पे दिक्कत आ रही है तो उसमें थोड़ा करेक्शन कर लो, हो जाएगा बच्चे प्रैक्टिस के साथ। इतने क्वेश्चन लगा लो कि क्वेश्चन की वैरायटी बताओ कि अंग्रेजी में क्या ही लिखेगा, इतने 4-5 तरीके का तो क्वेश्चन होता है, अपने को सब आता है, ये नहीं पूछा होगा तो यही पूछा होगा, तो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लो, जिनको इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत आती है दे शुड टारगेट अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कितने बच्चे कर पाएंगे अब इसको, इस क्वेश्चन को कर पाओगे? झूठ नहीं बोलना है, देखो झूठ बोलोगे तो फिर होगा भी नहीं, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग कर लेंगे, अच्छी बात है। इसका सॉल्यूशन बच्चे यही दिया है, क्या किया हमने, पहले चार्ज q1 माना, दूसरा q2, सेपरेशन r मान लिया, तो कूलम्स लॉ से क्या आया, f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। सेकंड केस में क्या किया कि इफ द चार्जेस आर डबल्ड, तो q1 डैश q2 डैश ये ले लिए, q1 डैश इज इक्वल टू 2q1 यानी डबल ऑफ फर्स्ट चार्ज, q2 डैश इज डबल ऑफ सेकंड चार्ज, और सेपरेशन इज r डैश लिया वो r/2 हाफ हो गया, तो ये सारी वैल्यूज हमने दोबारा से फॉर्मूले में डाली, k q1 डैश q2 डैश अपॉन r डैश स्क्वायर, तो इनको रख के अपने को सोल्व आया वो है 16k q1 q2 बाय r स्क्वायर, एंड दैट ये k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर ये f के बराबर था, तो इसको f लिख लिया, तो f डैश इज इक्वल टू 16f, ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल है,
ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, बहुत आ जाते हैं घूम फिर के, कभी चार्ज को डबल कर दिया, कभी सेपरेशन को हाफ कर दिया, कभी ये कर दिया वो कर दिया, कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो ये और करो, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर ईच ऑफ 1 कूलम इफ दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो आपको 9 into 10 to the power 9। 9 इंटू, देखते हैं बच्चे अभी देखते हैं। तो देखो एफ जो है उसको क्या करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। के की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही था ना भाई। यस 1 सर। अपॉन 4 पाई Yes, sir. नॉट। तो इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो सीधा हम वही वैल्यू फिट करेंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं जी कि 1 कूलम है दोनों का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन 1 मीटर है, तो इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, Q1 इज इक्वल टू प्लस 1 कूलम, Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस 1 कूलम, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस R इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है बच्चे, ये वैल्यूज आप फॉर्मूले में रख दो। तो K की वैल्यू तो हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है जी, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे फास्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, स्पीड फास्ट होनी चाहिए, बट बच्चों एक ध्यान रखना कि यू शुड हैव सम स्पेशल फोकस अपॉन यूनिट्स। तो यहाँ तो यूनिट का खेल नहीं है बिकॉज इजी क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया। कई बार माइक्रो कूलम दे देगा, नैनो कूलम दे देगा, या मीटर में सेंटीमीटर दे देगा, या मिलीमीटर दे देगा, तो वहां पे जल्दबाजी में वो यूनिट वाला कंसेप्ट मत छोड़ना, बिकॉज हमने सबसे पहले जो फिजिक्स स्टार्ट की थी तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट हैज टू पार्ट्स, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट, तो दोनों पे इक्वल एम्फेसिस होना चाहिए। और फिजिक्स में और एग्जामिनेशन में दोनों पे खेलता है एग्जामिनर। तो अभी कूलम था तो यहाँ कूलम है या मीटर है, ठीक है, तो कूलम मीटर ये फॉर्मूले में भी इधर वही वैल्यूज है। अगर ये नहीं रहता तो हम इसको भी एडजस्ट करते, या फिर हम कोशिश करते अगर ये मिलीमीटर में होता तो देन वी वुड हैव कन्वर्टेड इट इनटू मीटर, पहले उसको एसआई यूनिट में ले आते हैं, क्योंकि जो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है वो एसआई यूनिट्स को लेकर है वैल्यू बच्चे, देखो कूलम न्यूटन मीटर, ठीक है, तो वो करने का। अब देखो सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे क्योंकि यहाँ सिंपल सा था। तो इनटू पहला चार्ज 1 कूलम, दूसरा चार्ज भी 1 कूलम और नीचे 1 का स्क्वायर, तो सारा उड़ गया, आंसर आया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यूनिट क्या आएगा बताओ, यूनिट क्या आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे, न्यूटन, न्यूटन बच्चे तो सिंपल न्यूटन आएगा। हाँ न्यूटन आएगा, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं। आप काटोगे ना वैल्यूज को तो भी देख लो यार, ऊपर कूलम स्क्वायर है, ये कट जाएगा, और ये अरे उल्टा लिख दिया क्या यार, उल्टा यूनिट लिख दिया भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो कूलम ऊपर आ रहा है ना, वो कट जाएगा कूलम, और न्यूटन ये कट जाएगा। ये एप्सिलॉन उसका लिख दिया, एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन नोट का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, ऊपर चार्जेस था कूलम स्क्वायर हो गया, इसका नीचे का कूलम स्क्वायर उड़ जाएगा, नीचे ये था उसका मीटर स्क्वायर ऊपर से उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे जी। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अब फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव, वो भी बता दो, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट इफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव तो देन इट शुड बी रिपल्सिव। रिपल्सिव, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं रिपल्सिव फोर्स। कहाँ पे होगा, देखो यहाँ भी लिख दिया, इन नेचर चार्जेस आर यूजुअली इन माइक्रो कूलम्स। ओके, कहाँ इनका लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, उसके ऊपर होगा, ये इसका और भी लिख सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन ये भी कर लो, जिनका अब तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ वो ये भी कर लो, अटेम्प्ट नहीं हुआ तो हो गया तो ठीक। Magnitude of electrostatic force on small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.9 न्यूटन। अब आपको सेपरेशन निकालना है, किसका, इन दोनों के बीच का, तो R निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, किसके लिए, एयर के लिए। दूसरा फोर्स आपको दे दिया गया है 0.2 न्यूटन है, और चार्जेस भी दे दिए गए। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर्स।